नमस्कार दोस्तों, हर्षि द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 30 अप्रैल 2023। आज एडिटोरियल्स नहीं है दोस्तों, इसलिए हम साइंस एंड टेक पोर्शन से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। हेडलाइंस देख लेते हैं। देखिए, सेंटर प्लान्स एंड ओवरहोल ऑफ इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इंडिया में जितने ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, इसका एक ओवरऑल होने वाला है। सेंटर की तरफ से एक प्लान है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर राबिस वैक्सीन से रिलेटेड एक न्यूज़ है दोस्तों, वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के प्रोविजंस को ठीक तरह से फॉलो नहीं किया गया, इस तरह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का कहना है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर सेंट्रल एशियन कंट्री उज्बेकिस्तान में रेफरेंडम होने वाला है। बेसिकली नया कॉन्स्टिट्यूशन उधर रेडी होगा। फिर अभिलाष टोमी जो रिटायर्ड नेवल कमांडर है, उन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस में सेकंड फिनिश किया है, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और हर्षि द्विवेदी एजुकेशन की तरफ से यूपीसी 2023 प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है दोस्तों ऐप के थ्रू। आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। पिछले एक साल का जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक्स है, वो सब डिटेल तरीके से आपको मिल जाएंगे उस कोर्स में से। तो डू सब्सक्राइब टू द कोर्स। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज, सेंटर प्लान्स एंड ओवरहोल ऑफ इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। जीएस पेपर 2 और 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। पैसे बचाने के लिए बहुत कुछ किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर लायबिलिटीज बहुत है। ऑलरेडी कई सारे इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे उठा के रखा हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों से भी, बेसिकली पब्लिक से भी पैसे उठा के रखा हुआ है। अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ट्रेजरी बिल्स है वगैरह वगैरह, उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोगों को। पब्लिक से जो पैसे उठाया उसका इंटरेस्ट देना है कि नहीं? और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन उठा के रखा हो उसका इंटरेस्ट भी तो देना है। ऐसे फ्री में कोई पैसे नहीं देगा ना। तो अभी के हिसाब से क्या है ना, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 रुपीज़ रेवेन्यू मिल रहा है, उसका 25% जो है, बेसिकली 25 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर लायबिलिटी बहुत है, ये बात आपको पता होगा। तो इसलिए पैसे बचाने के लिए बहुत कुछ किए जा रहा है। रीजनली डिफेंस में जो अग्निवीर स्कीम लेके आया, ये इसी का एक पार्ट है। क्योंकि देखिए, जो डिफेंस रिटायरीज है 15 ईयर्स के बाद जो रिटायर होते हैं, उन्हें लाइफ लॉन्ग पेंशन देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी है ये। तो इसलिए ये अग्निवीर स्कीम लेके आया, ताकि ये पेंशन का जो बोझ है ये कम करने के लिए। तो इस तरह अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे बचाने के लिए बहुत कुछ किए जा रहा है। जो अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स है उसे कम करना चाह रहा है। टॉप न्यूज क्या आ रहा है? सेंटर प्लान्स एंड ओवरहोल ऑफ इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इंडिया में जितने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उसमें से कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट मर्ज करेंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को क्लोज नहीं करेंगे, पर कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को मर्ज करेंगे और बेसिकली उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वगैरह है उसे थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करेंगे। तो कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को मर्ज करने का प्लान है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलुरु में लोकेटेड है। इस इंस्टीट्यूट को 1948 में सर सीवी रामन ने फाउंड किया था। वन ऑफ द कंट्रीज टॉप इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च इनटू थियोरेटिकल एंड हाई एनर्जी फिजिक्स। सर सीवी रामन के बारे में आपको पता ही होगा। He was a scientist, physicist, first Indian to win a Nobel Prize for Physics. इन्हें नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? For his work on the scattering of light and for the discovery of the effect named after him. कौन सा इफेक्ट है? रामन इफेक्ट। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। वैसे सर सीवी रामन भारत रत्न होल्डर भी है। 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत रत्न अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए थे और 1954 में 3 पर्सनालिटीज को ये अवार्ड कन्फर किए थे। कौन कौन है वो 3 पर्सनालिटीज? वन इज ऑब्वियसली सर सीवी रामन, सेकंड इज सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जो हमारा पहला वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरा सी राजगोपालाचारी जो इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल थे। बाद में सी राजगोपालाचारी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी बने थे। ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिक डिटेल से। तो रामन रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट को मर्ज करेंगे। इसके अलावा एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता एंड बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, ये दोनों को भी मर्ज करेंगे। अब ये जो तीनों इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस के साथ मर्ज करने वाला है दोस्तों? देखिए, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट को मर्ज करेंगे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के साथ, और जो एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस एंड द बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, इन दोनों को इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस के साथ मर्ज करेंगे जो कोलकाता में ही लोकेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में लोकेटेड है ना, उसे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के साथ मर्ज करने का प्रपोजल है। और जो
एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस एंड बोस इंस्टीट्यूट जो दोनों कोलकाता में लोकेटेड है, उसे इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस कोलकाता के साथ मर्ज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दो साइंस अकाडमीज, वन इज इंडियन नेशनल साइंस अकादमी न्यू दिल्ली एंड नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेस इलाहाबाद, इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस के साथ मर्ज करेंगे। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी एस चंद्रशेखर साहब का कहना यह है, नथिंग इज बीइंग क्लोज्ड और मर्ज, इट इज जस्ट दैट सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस विल बी स्ट्रीमलाइंड। तो उनका कहना यह है कोई भी इंस्टीट्यूट को बंद नहीं करेंगे या मर्ज भी नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंट एंटिटी ही रहेंगे। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। बेसिकली अगर दो इंस्टीट्यूट को मर्ज करेंगे, वो दोनों का हेड एक ही रहेंगे, तो एक तरह का मर्जिंग ही हो गया दोस्तों। पर एस चंद्रशेखर साहब का कहना यह है कोई मर्जिंग या क्लोजिंग नहीं हो रहा है। वैसे देखा जाएगा तो 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस भी सिमिलर एक्सरसाइज अंडरटेक किए थे। मेरा कहने का मतलब है 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने क्या किया, उनके नीचे जितने अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे उसे एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आया था। बेसिकली एक एंटिटी ऐसे बनाया, उसके नीचे 5 इंस्टीट्यूट्स को लेके आया था। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात किया जाए, उन्होंने 14 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आया था। एक अपेक्स बॉडी बनाया, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल BRIC करके, उसके नीचे 14 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को लेके आया था। ठीक है, इसके अलावा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR जो है, उनके नीचे 39 लैबोरेटरीज को एक सोसाइटी के नीचे लेके आया था जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर है। तो बेसिकली इस तरह एक अम्ब्रेला का नीचे लेके आने का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? बेसिकली देखिए, जब फंड एलोकेशन वगैरह होगा ना, तो वो अपेक्स बॉडी है उसको फंड एलोकेट करेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि किसको कितना पैसा मिलना चाहिए। तो एक तरह का पैसा बचाने का प्लान है दोस्तों ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, एंड द आइडियल फाइनेंशियल प्रोपोजिशन डिमांड्स दिस बॉडीज बी सेल्फ सस्टेनिंग और मिनिमली डिपेंडेंट अपॉन बजटरी रिसोर्सेज इन कीपिंग विद देयर फंक्शनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो बेसिकली देखिए, आज के हिसाब से ये जितने इंस्टीट्यूट्स है ये बजटरी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे तब कुछ होगा। तो एक प्लान ये है दोस्तों, ये सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, बजटरी रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे 2021 में एक रिपोर्ट आया था कि फिनेंस मिनिस्ट्री काफ़ी सारे ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को बंद करने का प्लान बना रहा है, कुछ इंस्टीट्यूट्स को मर्ज करने का प्लान बना रहा करके। वैसे बात यह है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतने पैसे नहीं है इन सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को फंड करने के लिए। ठीक है, वैसे ये सारे रिपोर्ट्स है दोस्तों, आगे पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, अगला न्यूज़ है बिहाइंड द डर्थ ऑफ रैबीज वैक्सीन इन इंडिया, GS पेपर 2 केस स्टडीज, वैक्सीन, हेल्थ, ये सब में न्यूज़ आपको काम आए। देखिए दोस्तों, अगेन एक रिपोर्ट है रैबीज वैक्सीन के बारे में। रैबीज क्या होता है दोस्तों? रैबीज बेसिकली एक वायरल डिसीज है जो डॉग बाइट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। रैबीज डिसीज जो है वो अफेक्ट होगा तो एक मेजर प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया। बेसिकली लोगों को पानी से डर लगेगा। ये सब आपने बेसिक साइंस में पढ़ा होगा। वैसे नाउ आपको पता होना चाहिए, एक साल के अंदर हमारे देश में 60 to 70 lakhs ऑफ डॉग बाइट्स रिपोर्ट होते हैं। अब हर एक डॉग बाइट से रैबीज स्प्रेड नहीं होता, अगर डॉग रैबीज वायरस से इन्फेक्टेड है तब जाके ह्यूमंस में भी ये स्प्रेड होगा। ठीक है, अब डॉग बाइट अगर होगा ना, अगर रैबीज हो या ना हो, हमें ज़रूर वैक्सीनेशन लेना चाहिए। बेसिकली रैबीज वैक्सीनेशन जो है वो लेना चाहिए। वैसे जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उधर फ्री अवेलेबल है दोस्तों ये जो रैबीज वैक्सीन। अगर आपको डॉग बाइट होता है, आपको करीब 5 डोसेस लेना पड़ता है 1 महीने के अंदर। ठीक है, रिसेंटली मैं भी लिया था। नाउ रिपोर्ट क्या आ रहा है दोस्तों, इंडिया में रैबीज वैक्सीन की कमी है। अब इंडिया में जितने रैबीज वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है उनका कहना यह है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है अपना फोरकास्ट नहीं देते हैं। फोरकास्ट मतलब क्या होता है? मतलब कितने रैबीज वैक्सीन का जरूरत होगा उसके बारे में स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है उन्हें रिपोर्ट नहीं देते हैं। कम से कम ये तो बताओ आपको कितना चाहिए होगा, उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिपोर्ट नहीं करने की वजह से हम उन्हें सप्लाई नहीं कर रहा है, ये मैन्युफैक्चरर्स का कहना है। वैसे इंडिया का जो रैबीज वैक्सीन मार्केट है ना, ये स्टडी रेट में ग्रो कर रहा है। कोहेरेंट मार्केट इनसाइट्स करके एक मार्केट रिसर्च एजेंसी है दोस्तों, उनके हिसाब से रैबीज वैक्सीन का जो मार्केट वैल्यू है अभी के हिसाब से वो है $141.4 मिलियन, और 2023 में ये एस्टिमेटेड है ये 147.6 मिलियन $US तक पहुंच जाएगा। और इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4.2% बिटवीन 2023 एंड 2030। कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है? 2-3 साल का ग्रोथ रेट आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो 4.2% का ग्रोथ होगा मार्केट वैल्यू में 2023 एंड 2030 के बीच में, यह बताया जा रहा है। नाउ रैबीज वैक्सीन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। द रैबीज वैक्सीन इज लायोफिलाइज्ड। लायोफिलाइज्ड का मतलब है फ्रीज ड्राइड, मतलब
मतलब इस वैक्सीन को फ्रीज करके ड्राई करके पाउडर्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है वायल्स के अंदर। वायल्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे ग्लास कंटेनर्स आपने देखा होगा ना, उसे वायल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रैबिस वैक्सीन है इसे फ्रीज ड्राई करके पाउडर्ड फॉर्म में वायल में स्टोर किया जाता है। नाउ रैबिस वैक्सीन जो वायल में आता है ना, उसमें से आप एक ही डोज दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो पोलियो वैक्सीन आता है वो भी आपको वायल्स में देखने को मिलेगा, पर एक वायल के अंदर जितना वैक्सीन है उसे 10 डोज तक दे सकता है। बट जो रैबिस वैक्सीन है वो जो वायल में आता है उसमें केवल आप एक ही डोज दे सकते हैं। वैसे हमारा जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है ना रैबिस वैक्सीन का, उनकी कैपेसिटी ये है 1.5 दिन के अंदर वो 50,000 वायल्स तक प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, नाउ ऐसा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नाउ करंटली देयर आर 7 बिग इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, बेसिकली मेन रैबिस वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बताया जा रहा है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स अभ्यारैप, भारत बायोटेक का इंडीरैप, कैडिला फार्मास का टीएच रैबिस, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का रैबीवैक्सेस, सनोफी पास्टर का वेरोरैप, बायोमेट्स का सुरेरैप, शिरोन बेरिंग्स शिरोरैप आर अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। ठीक है, नाउ इंडियन जो वैक्सीन मार्केट है या फिर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का मार्केट शेयर देखिए 27.6% का है। मतलब पूरी दुनिया में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का जो मार्केट शेयर है वो 27.6% है। उसमें कमांडिंग पोजीशन में भारत बायोटेक है 15.6%, फॉलोड बाय शिरोन बेरिंग एट 8.7%, कैडिला फार्मा एट 7.9%। देखिए इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, रिमोट चांस है दोस्तों, कुछ ये वैक्सीन का नाम बताएंगे और ये किसका वैक्सीन है पूछ सकता है, जैसे कि अभ्यारैप हो गया, इंडीरैप हो गया। अब रैप से ये पता चल जाएगा आपको ये रैबिस वैक्सीन से रिलेटेड है। और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है, बट अगर आपसे मेंस के आंसर रेटिंग में इंडिया का जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में पूछे तो 1-2 सेंटेंस आप ये रैबिस वैक्सीन के बारे में लिख सकता है और रैबिस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के बारे में जो रिपोर्ट आया है उसको आप कोट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा है दोस्तों। नाउ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं ना दोस्तों, रैबिस वैक्सीन को दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया में बेचने से उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता, पर बाहर बेचने से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं, टर्की, बांग्लादेश, म्यांमार और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में इन वैक्सीन को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है इंडिया का रैबिस बर्डन कितना है इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है, फिर भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऑन एन एवरेज 18,000 to 20,000 डेथ्स इंडिया से रिपोर्ट होता है रैबिस वायरस की वजह से, यह बताया जा रहा है। ठीक है, अगला न्यूज़ है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्लैग्स अलीज्ड डिस्क्रिपेंसीज इन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कंप्लेंट्स फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जीएस पेपर, government policies and interventions and issues arising out of its implementation, tribal welfare, forest conservation, ये सब में न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। बेसिकली अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का सथेन साइड में जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 72,000 करोड़ रुपीस का एक मेगा प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि उधर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आएंगे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली उधर कुछ नहीं है, केवल जंगल है, नया एक एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड करके इस तरह प्रोजेक्ट्स को क्लासिफाई किया हुआ है। ग्रीनफील्ड मतलब जब आप जीरो से शुरू करेंगे, कुछ नहीं है, आपको एक एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करना है। ब्राउनफील्ड मतलब क्या होता है, कुछ एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसी को मॉडिफाई करेंगे। तो कभी भी आपसे कोई पूछे ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड का डिफरेंस क्या है, ये बता देना। ठीक है, इसके अलावा उधर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टर्मिनल आने वाला है, क्योंकि देखिए दोस्तों निकोबार आइलैंड्स का अप्रोक्सीमेटी है अपना स्ट्रेट ऑफ मलाका के साथ जो इंडोनेशिया की तरफ है। तो एक्चुअली निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आसपास में काफ़ी पोटेंशियल है, इंटरनेशनल शिप वे बन सकता है। अगर एक पोर्ट बनेंगे उधर भी शिप्स आएंगे, तो एक इंटरनेशनल टर्मिनल बनाने का प्लान है। इसके अलावा बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स भी प्लान है दोस्तों। तो प्रॉब्लम क्या है, जब आप निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान करते हो तो क्या होगा, उधर जो ट्राइब्स रह रहा है उन्हें उधर से रीलोकेट करना होगा। अब देखिए निकोबार में 2 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, वन इज शोम्पेन ट्राइब। शोम्पेन ट्राइब वन ऑफ द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है इंडिया में, पीवीटीजीज जिसे बोलते हैं। पीवीटीजी मतलब क्या होता है, देखिए हमारे देश में जो पॉपुलेशन है उसका करीब 8% से ज्यादा ट्राइब्स है। अब इस ट्राइब्स के अंदर कुछ ट्राइब्स है जो एकदम बैकवर्ड है, एकदम आइसोलेटेड है। ठीक है, उन्हें पीवीटीजीज कहते हैं। उनका वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल मेजर्स लेते हैं। वैसे आज के हिसाब से इंडिया में 75 पीवीटीजीज है। आपसे एक सवाल है दोस्तों, इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज नोटिफाइड है? जो भी है न्यूज़ पर आते हैं दोस्तों। तो
शोम्पेन, निकोबारीज जैसे ट्राइब्स इस एरिया में रहते हैं, उन्हें उधर से रीलोकेट करना पड़ेगा। अब देखिए ऐसे ही उन्हें रीलोकेट नहीं कर सकता, इसके लिए काफ़ी सारे रूल्स है, रेगुलेशन है, ऑलरेडी लॉज है हमारे देश में अवेलेबल, जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है दोस्तों। ठीक है, अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस है। अगर कोई ट्राइब्स को इस तरह रीलोकेट करना है या फिर उन्हें उधर से रिहैबिलिटेट करना है, ये सब के बारे में, तो अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के प्रोविजंस को ठीक तरह से फॉलो नहीं किया है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए। ऑलरेडी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए स्टेज 1 क्लियरेंस ग्रांट हो चुका है, मतलब काम वगैरह शुरू होने वाला है, पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर जो बताया हुआ है उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। इस तरह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन्होंने कहा है। ये नौ ध्यान से सुनिएगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स है, उसके हिसाब से जो फॉरेस्ट एरिया है उसका जो ओनरशिप राइट्स है वो लोकल्स के पास है। ये इंश्योर करना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। इसके अलावा उस एरिया में ग्राम पंचायत वगैरह सेटअप किया हुआ है। तो अगर इस लैंड को डाइवर्ट करना है किसी और पर्पस के लिए, जैसे कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए अगर इस लैंड को यूज करना है, सबसे पहले इनका कंसर्न लेना जरूरी है। इसके लिए क्या होगा, इनके साथ मीटिंग वगैरह कंडक्ट करना होगा, उनका रीसेटलमेंट के बारे में, रिहैबिलिटेशन के बारे में बात वगैरह करना होगा। पर देखिए मिनिस्ट्री में रिसेंटली जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स फाइल हुआ है दोस्तों, उसमें यह पता चला एफआरए के अंदर जो प्रोविजंस है उसे अभी तक फॉलो नहीं किया गया है। वैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग है, जो एक्टिविटीज है, पिछले 2 साल से चल रहा है। वैसे आपको मैं बताऊं, ये जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे अनिटको भी कहते हैं। नाउ अनिटको क्लियरेंस के लिए पहली बार अप्लाई किया था अक्टूबर 2020 में। अक्टूबर 2020 एंड नवंबर 2022 के बीच में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक भी क्लेम नहीं पहुंचा फॉरेस्ट लैंड के ऊपर। ऐसे कैसे हो सकता है? एफआरए के अंडर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है। एफआरए के प्रोविजंस को अगर फॉलो करोगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कई सारे क्लेम आना चाहिए फॉरेस्ट लैंड के ऊपर ट्राइब्स की तरफ से, पर एक भी नहीं पहुंचा। ऐसे कैसे हो सकता है, डाउट आया। तो अब यह पता चल रहा है दोस्तों, जब अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया कि उन्होंने बोला हम एफआरए को इधर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, हम इधर दूसरा एक एक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है जिसके प्रोविजंस को हम फॉलो कर रहा है। तो वो कौन सा एक्ट है भाई? वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन ऑफ अबोरिजिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1956, जिसे पैट 56 कहते हैं। अब इस एक्ट में भी काफी सारे प्रोविजंस है, बट ये जो एफआरए के अंडर जो प्रोविजंस है ना, वैसे स्ट्रिक्ट नहीं है इस एक्ट में जो प्रोविजंस है। मैं आपको बताता हूं, देखिए under the PAT 56, a significant portion of the forest land in Great Nicobar has been marked as tribal reserve, over which local tribes people have been given rights to use and collect resources as and when needed for their daily sustenance। क्या बताया जा रहा है? देखिए PAT 56 के अंडर ग्रेट निकोबार आइलैंड का सिग्निफिकेंट पोर्शन, मतलब मैक्सिमम पोर्शन को ट्राइबल रिजर्व करके मार्क किया हुआ है, और जो लोकल ट्राइब्स पीपल है उनके पास राइट्स है उधर के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस रिसोर्सेस वगैरह कलेक्ट करने के लिए, उनका डेली सस्टेनेंस के लिए। मतलब उस लैंड का एक तरह का ओनरशिप राइट्स उनके पास है, वो उस जंगल का माइनर रिसोर्सेस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये सब कलेक्ट कर सकते हैं अपना डेली सस्टेनेंस के लिए। ऐसा नहीं कि उधर का पेड़ वगैरह काट के ले जाएगा, ये नहीं हो सकता। पर उनका जो डेली लाइफ है, बेसिकली डेली जो जंगल के अंदर जाता है, कुछ चीज़ों को कलेक्ट करता है, ये सबके ऊपर कोई इंटरवीन नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह के राइट्स उन्हें दिया हुआ है। पर देखिए द पावर ऑफ नोटिफिकेशन एंड डी नोटिफिकेशन ऑफ द लैंड एज ए ट्राइबल रिजर्व इज सोलली विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइलैंड्स अंडर पैट 56। अब कौन कौन से एरिया को ट्राइबल रिजर्व कब नोटिफाई करना है, कब डी नोटिफाई करना है, ये पावर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द आइलैंड के पास है। ये लिखा है PAT 56 के अंडर, पर एफआरए के अंडर ऐसा नहीं। एफआरए के अंदर ऐसा आप नहीं कर सकते, उसमें काफी कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है। ठीक है, जैसे कि एफआरए प्रोवाइड्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ वाइडर कम्युनिटी राइट्स ओवर फॉरेस्ट लैंड। The legislation allows forest communities the right to control and manage the use of the forest land over which they hold titles, and their consent is mandatory for diverting it। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर ये जो लोकल ट्राइब्स है उनको फॉरेस्ट लैंड का टाइटल दिया हुआ है, बेसिकली ओनरशिप दिया हुआ है। अगर उस फॉरेस्ट लैंड को किसी और पर्पस के लिए यूज करना है तो उनका कंसेंट लेना जरूरी है, वेरास पैट 56 में कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इधर फॉलो करना चाहिए ना, क्यों आप पैट 56 को फॉलो कर रहे हैं? तो ये सब पॉइंट्स को नोटिफाई किया है, बेसिकली नोटिस पर लेके आया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है। ठीक है, ये न्यूज़ है दोस्तों। वैसे ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी उठाए दोस्तों। आपको याद होगा कुछ
महीने पहले आईएएस ऑफिसर्स का एक एसोसिएशन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा था कि ये प्रोजेक्ट को बंद करो करके, क्योंकि ट्राइब्स अफेक्ट होगा और काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी अफेक्ट होगा करके। वैसे निकोबार में एक आइलैंड है दोस्तों गलातिया बे करके, उधर जेंट लेदरहेड करके एक टर्टल है, बेसिकली एक सी टर्टल है। जेंट लेदरहेड नाम मैं भूल गया, सॉरी मैंने नाम गलत बोला, जेंट लेथरबैक टर्टल है, ठीक है, वन ऑफ द सी टर्टल है। वैसे इंडियन ओशन में काफी सारे टर्टल्स दिखते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ओलिव रिडली सी टर्टल, जो हमारा ओडिशा कोस्ट में गाहिर माता नेशनल पार्क या कुछ सेंचुरी है उधर नेस्टिंग के लिए आते हैं। वैसे सी टर्टल्स का जो नेस्टिंग साइट है उसे अरीबाडा कहते हैं। अरीबाडा एक स्पेनिश वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो जेंट लेथरबैक टर्टल है ना, उनका नेस्टिंग साइट है दोस्तों ये जो गलातिया बे है। जब ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आएंगे उनका जो नेस्टिंग साइट है या हैबिटेट है वो भी डिस्ट्रॉय होने का चांसेस है। तो इस तरह के कंसर्न्स ऑलरेडी है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। अगला न्यूज़ पर जाते हैं दोस्तों। उज्बेकिस्तान होल्ड्स रेफरेंडम ऑन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट पुट्स ह्यूमन राइट्स एट द फोरफ्रंट। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज़ में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए दोस्तों, वैसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सबसे पहले उज्बेकिस्तान का मैप आप देखिए, एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है दोस्तों। कौन कौन सा है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। पांचों अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन स्टेट्स थे, ठीक है। 1991 में सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये सारे कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए थे, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान में अभी क्या होने वाला है दोस्तों? उज्बेकिस्तान में एक रेफरेंडम कंडक्ट होने वाला है। किसके लिए? मतलब सिटीजन से ये पूछ रहा है कि आपको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए या नहीं। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम एंड वोटिंग में फर्क है, ठीक है। रेफरेंडम में क्या है ना, सिटीजन से एक सवाल पूछा जाएगा, उनको जवाब देना है हाँ या ना में। तो बेसिकली उसके ऊपर पोलिंग होगा, तो हाँ या ना में जवाब लिखे आपको पोल करना है। तो ये रेफरेंडम इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है कि लोगों से पूछ रहा है कि आपको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये पोलिंग होने वाला है। ये पोलिंग कहाँ पे होगा? एक जगह का नाम दिया हुआ है दोस्तों, बुखारा। तो ये बुखारा एक बार नोट कीजिएगा, बुखारा कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान का कहना यह है दोस्तों, ऑलरेडी 2,20,000 से ज़्यादा प्रपोजल्स उन्हें मिल चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए करके। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स होगा ऐसा लग रहा है, ठीक है। नाउ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस मोर फ्रीडम्स, बेटर सोशल प्रोटेक्शन, जेंडर इक्वालिटी, द अबोलिशन ऑफ डेथ पेनाल्टी एमंग अदर्स। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है दोस्तों, नया कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के लिए और फ्रीडम्स होंगे, बेटर सोशल प्रोटेक्शन होगा, जेंडर इक्वालिटी, डेथ पेनाल्टी को कंप्लीटली अबॉलिश करेंगे वगैरह वगैरह। बेसिकली 60% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जाएगा, ठीक है। नाउ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइनिंग उज्बेकिस्तान एज ए सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रूल ऑफ लॉ, सोशल एंड सेक्युलर स्टेट। ऑल चेंजेस आर बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स आर पैरामाउंट। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स को सबसे प्रियोरिटी देने वाला है नया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उज्बेकिस्तान को एज ए सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रूल ऑफ लॉ, सोशल एंड सेक्युलर स्टेट करके डिक्लेयर करेंगे। नाउ क्रिटिक्स का कहना क्या है दोस्तों? देखिए, करंटली उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट है मिर्जियोयेव, 2016 में पावर में आए थे। उनसे पहले इस्लाम करीमोव थे उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट, वो ऑफिस में ही मर गए थे, ठीक है। और मिस्टर मिर्जियोयेव का सेकंड टर्म चल रहा है दोस्तों, उनका सेकंड टर्म खत्म होगा 2026 में। अब क्रिटिक्स का कहना यह है, नया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा भी लिखा जा रहा है प्रेसिडेंशियल टर्म जो है 7 ईयर्स का होगा, और जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे मिस्टर मिर्जियोयेव को 14 ईयर्स का एक्सटेंशन मिल जाएगा, 2040 तक वो पावर में रहेंगे करके क्रिटिक्स कह रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब बताया जा रहा है। उज्बेकिस्तान का मैप और एक बार में दिखा देता हूँ, कौन कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ये भी देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये कास्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। वैसे नॉर्थन साइड में कजाकिस्तान है, ईस्टर्न साइड में किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है, साउथर्न साइड में तुर्कमेनिस्तान है, और थोड़ा सा पोर्शन जो है अफगानिस्तान के साथ भी शेयर कर रहा है। अगला बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। क्लोज टू 4,000 पेंटेड स्टॉक्स नेस्टिंग इन 2 AP विलेजेस। आंध्र प्रदेश के 2 विलेजेस दीपपुरम एंड वेंकटपुरम, ये पेंटेड स्टॉक्स के लिए फेमस है दोस्तों। पेंटेड स्टॉक्स का जो पॉपुलेशन 2019 में 2,500 से लेके 3,000 तक थे, पर अभी इनका पॉपुलेशन करीब 4,000 तक पहुंच चुका है दोस्तों, ठीक है। अच्छा बारिश हो रहा है, इस वजह से इनका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ करके रिपोर्ट्स आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इनको सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत है। बेसिकली पानी में जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, जैसे कि स्मॉल फिश हो गया, फ्रॉक्स हो गया, स्नेक्स हो गया, यही सब ये खाते हैं, ठीक है। नाउ पेंटेड स्टॉक के बारे में ध्यान दीजिएगा, इनका साइंटिफिक नेम है माइक्टीरिया लुकोफाला, ठीक है। नाउ
करंटली दे आर लुकिंग आफ्टर 6000 चिक्स। तो बेसिकली ये 4000 पेंटेड स्टॉक्स के अलावा इनके 6000 बच्चे भी है दोस्तों अभी के हिसाब से इन 2 विलेजेस में। साथ साथ में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ अट्टापाका बर्ड सैंक्चुरी एट कोल्लेरू लेक के बारे में। बेसिकली ये जो पेंटेड स्टॉक्स है, ग्रे पेलिकन्स है, इनका सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड है दोस्तों कोल्लेरू लेक। कोल्लेरू लेक में अट्टापाका बर्ड सैंक्चुरी भी है, ध्यान दीजिएगा। इधर 2 माइग्रेटरी स्पीशीज आते हैं मेनली, वन इज ग्रे पेलिकन्स, सेकंड इज पेंटेड स्टॉक्स जो है, ठीक है। ग्रे पेलिकन हो या पेंटेड स्टॉक हो, दोनों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में नियर थ्रेटेंड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ कोल्लेरू लेक के बारे में भी कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। कोल्लेरू लेक इज लोकेटेड बिटवीन डेल्टास ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स इन आंध्र प्रदेश। देखिए गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के जो डेल्टा है दोस्तों, इस डेल्टा में कोल्लेरू लेक है। एंड द लेक सेव्स एज ए नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वोयर फॉर द 2 रिवर्स। इसका मतलब क्या होता है, जब रेनी सीजन में गोदावरी एंड कृष्णा रिवर में जब फ्लडिंग होता है दोस्तों, तो ज़्यादातर पानी जो है कोल्लेरू लेक में आ जाता है। तो बेसिकली ये जो नेचुरल फ्लड जो होता है उसे बैलेंस करता है कोल्लेरू लेक जो है, ठीक है। करीब 20 मिलियन रेजिडेंट्स है दोस्तों इधर बेसिकली कोल्लेरू लेक के आसपास में। एंड माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक ग्रे और स्पॉट बिलेड पेलिकन्स भी उधर आते हैं। कोल्लेरू लेक को ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई किया था 1999 में अंडर इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और इसे ऐसे वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी डिक्लेयर किया था इन 2002 अंडर रामसर कन्वेंशन, ठीक है। रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स के बारे में आपको पता ही होगा, ये साइन हुआ था रामसर में। रामसर एक सिटी है ईरान में, ठीक है। तो कुछ डिटेल से नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला न्यूज़, अभिलाष टोमी स्क्रिप्स मैरीटाइम हिस्ट्री। गोल्डन ग्लोब रेस 2022 के बारे में आपने सुना होगा। बेसिकली एक सेलिंग रेस है दोस्तों। ये जो रूट आपको दिख रहा है दोस्तों, इस रूट को फॉलो करना है, बेसिकली सोलो रेसिंग करना है। इवन फैमिली के साथ भी बात नहीं कर सकते इस रेस के दौरान। करीब 1 साल तक होता है, 250 डेज तक होता है ये सेलिंग टाइम जो है, ठीक है। तो कमांडर अभिलाष टोमी, बेसिकली रिटायर्ड कमांडर अभिलाष टोमी जो है हिस्ट्री बनाया है। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस, ठीक है। पिछली बार भी इन्होंने कंप्लीट किया था बट कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि इनका बैक में बेसिकली स्पाइन में इंजुरी आया था। इस बार इन्होंने कंप्लीट किया है और सेकंड फिनिश किया है, ठीक है। इनका सेल बोट का नाम ध्यान दीजिएगा बयानत, ठीक है। तो मैंने बोला आपको ही इज ए रिटायर्ड कमांडर इन द इंडियन नेवी, ठीक है। कमांडर अभिलाष टोमी एक डोर्नियर पायलट थे इंडियन नेवी में। डोर्नियर मतलब एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है जो इंडियन नेवी में ऑपरेशनल है। आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड इन डोनियर एयरक्राफ्ट व्हेन आई वाज इन नेवी। तो हमारा डोनियर पायलट थे कमांडर अभिलाष टोमी, मैं इनको पर्सनली जानता भी हूँ, ठीक है। तब से ये सेलिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, अब तो ये रिटायर्ड हो चुके हैं। ये रेस स्टार्ट हुआ था सितंबर 4, 2022 को फ्रॉम द फ्रेंच पोर्ट ऑफ लेस सैबल्स डी ओलोन विथ 16 सेलर्स फ्रॉम 11 कंट्रीज। तो टोटल 16 सेलर्स पार्टिसिपेट किए थे 11 कंट्रीज में से, ठीक है। एंड ये जो गोल्डन ग्लोब रेस है दोस्तों, इसे कौन कंडक्ट करता है? सर रोबिंग नॉक्स जॉनस्टन of the United Kingdom to commemorate the world's first solo non-stop circumnavigation undertaken by him in 1968। तो बेसिकली 1968 में सर रोबिंग नॉक्स जॉनस्टन ने दुनिया का पहला सोलो नॉन स्टॉप सर्कमनेविगेशन अंडरटेक किए थे। उसी को कमेमोरेट करने के लिए ये गोल्डन ग्लोब रेस कंडक्ट करता है। अभिलाष टोमी के बारे में बात करें, ही इज द ओनली इंडियन टू कंप्लीट ए सोलो नॉन स्टॉप सर्कमनेविगेशन ऑफ द ग्लोब इन 2012-13 कवरिंग 53,000 नॉटिकल माइल्स अंडर सेल। तो इन्होंने 2012-13 में पहला नॉन स्टॉप सर्कमनेविगेशन ऑफ द ग्लोब कंप्लीट किए थे एंड ही इज द ओनली इंडियन टू कंप्लीट ए सोलो लाइक दिस। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, टोटल 53,000 नॉटिकल माइल्स इन्होंने कवर किया था। अगला साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक न्यूज़ है, छोटा सा इंफॉर्मेशन है। देखिए, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील मेकर है। 2021 की बात किया जाए, इंडिया 118.2 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस किए थे। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्टील मेकिंग प्रोसेस है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत होता है। अब देखिए दुनिया भर के जो कंट्रीज है कैसे भी करके CO2 एमिशंस को कम करने की कोशिश करते हैं। अब इंडिया जैसा एक कंट्री जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, अगर ज़्यादा CO2 एमिट करेंगे तो ये प्रॉब्लमैटिक है। तो हमें हमारा स्टील सेक्टर में जो कार्बन एमिशंस होते हैं उसे कम करना है। काफ़ी सालों से इसके लिए प्लान्स भी चल रहा है दोस्तों। वैसे देखा जाएगा तो 1 टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस करने के लिए 1.8 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। मतलब समझ रहे हो ना आप, 1 टन स्टील बनाने के लिए 1.8 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो अब जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट एक तरीका लेके आया है कैसे इस एमिशन को कम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वन वे इज टू यूज हाइड्रोजन इन द केमिकल रिएक्शन दैट सेपरेट्स आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। देखिए स्टील मेकिंग प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन होता है, आयरन को आयरन ऑक्साइड के
आयन ऑक्साइड से सेपरेट करने के लिए। इसके लिए अभी के हिसाब से कार्बन यूज किया जाता है दोस्तों। अब कार्बन यूज करने से क्या होता है ना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो कार्बन की जगह अगर हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर पानी बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो कार्बन एमिशन वाला जो प्रॉब्लम है उसे हम दूर कर सकते हैं। यही न्यूज आया है तो इस पर्टिकुलर न्यूज में से आपसे एक ही सवाल पूछ सकता है दोस्तों। बेसिकली ये जो स्टील प्रोडक्शन होता है उसमें आयन एंड आयन ऑक्साइड को सेपरेट करने के लिए जो कार्बन यूज किया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन एमिशंस होते हैं, उसे किस एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब साइंटिस्ट ने कौन सा एलिमेंट को सेलेक्ट किया है कार्बन के जगह यूज करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, इट इज हाइड्रोजन। फाइनल न्यूज, H5N1 kills 50 million birds, spreads to mammals। H5N1 क्या है दोस्तों, इट इज ए सब टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा माने बर्ड से रिलेटेड जो इन्फ्लुएंजा होता है। एवियन का मतलब होता है बर्ड से रिलेटेड, ठीक है। नाउ ये H5N1 क्या है, ये मैं आपको और एक बार एलॉबरेटली बता देता हूं। H एंड N जो है दोनों प्रोटीन से, H मतलब हेमाग्लूटिनिन, N मतलब न्यूरामिनिडेज। H प्रोटीन बेसिकली जो हेमाग्लूटिनिन है इनके 18 सब टाइप्स है, N जो न्यूरामिनिडेज है इनके 11 सब टाइप्स है। तो इसमें से कौन कौन से सब टाइप्स का कॉम्बिनेशन होता है उसके हिसाब से ये वायरस का नाम बन जाता है। तो H5N1 मतलब हेमाग्लूटिनिन प्रोटीन नंबर 5, बेसिकली सबटाइप नंबर 5, एंड न्यूरामिनिडेज का सबटाइप नंबर 1। समझ रहे हैं? तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है H5N1 जो है। तो H5N1 काफी खतरनाक है दोस्तों। इसकी वजह से 50 मिलियन बर्ड्स का डेथ ऑलरेडी हो चुका है और आजकल मैमल्स में भी स्प्रेड हो रहा है दोस्तों। देखिए 2022 से अगर आप देखोगे H5N1 100 मिलियन बर्ड्स को ग्लोबली इन्फेक्ट कर चुका है, किलिंग ओवर 50 मिलियन बर्ड्स एंड मिलियंस ऑफ पोल्ट्री हैव बीन कल्ड। पोल्ट्री मतलब क्या होता है, बेसिकली जो डोमेस्टिक बर्ड फार्म्स वगैरह रहता है ना, जहाँ पे चिकन, डक्स ये सबको पाला जाता है। तो अगर पोल्ट्री में जो बर्ड्स हैं उन्हें अगर ये H5N1 इन्फेक्ट करता है तो एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, उन्हें मारना पड़ेगा। अगर आपके पास 100 बर्ड्स है उनमें से 10 इन्फेक्ट हो गया तो वो 10 को सेलेक्ट करके मारना पड़ेगा। इसे कल्डिंग बोलते हैं या फिर सेलेक्टिव स्लॉटरिंग कहते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स बताया हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, इन 2023 अलोन H5N1 हैज किल्ड ओवर 3000 सी लायंस इन पेरू। लैटिन अमेरिकन कंट्री पेरू में 3000 सी लायंस का डेथ हो चुका है H5N1 वायरस की वजह से। नाउ H5N1 जो है हेविली वाइल्ड बर्ड स्पीशीज को इंपैक्ट करते हैं। इन एडिशन टू पोल्ट्री, ईगल्स, पेलिकन्स, गीस, वाटरफाउल, गर्ल्स, फैल्कन्स एंड शोर बर्ड्स हैव बीन इंपैक्टेड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो केवल पोल्ट्री नहीं दोस्तों, जो वाइल्ड बर्ड्स है लाइक ईगल हो गया, पेलिकन, गीस, वाटरफॉल, गर्ल, फैल्कन, सबको ये अफेक्ट कर रहा है दोस्तों। हाई मोर्टालिटी इन वाइल्ड बर्ड्स कुड कॉज सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रेडेटर्स एंड ऑल्टरेशंस इन स्पीशीज कंपोजिशन इन अफेक्ट इकोसिस्टम। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इतने सारे वाइल्ड बर्ड्स का डेथ अगर होगा तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो सकता है कि नहीं। नाउ आजकल ये जो H5N1 वायरस का स्पिल ओवर देखने को मिल रहा है दोस्तों मैमल्स में भी, ठीक है। एंड व्हेन H5N1 स्प्रेड्स फ्रॉम बर्ड्स टू मैमल्स, द वायरस कुड एक्यूमुलेट म्यूटेशंस एंड एक्वायर द एबिलिटी टू इनिशिएट ह्यूमन आउटब्रेक्स। अब देखिए, जब ये H5N1 जो वायरस है ये बर्ड से मैमल्स में आएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, म्यूटेशन होगा। अब म्यूटेशन होने से प्रॉब्लम क्या होगा ना, एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने का चांसेस होगा। वैसे इक्वाडोर, कंबोडिया, चिली जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में 2-3 इन्फेक्शंस रिपोर्ट हुए भी थे, बेसिकली ह्यूमन इन्फेक्शंस। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।